आप सभी को मेरा नमस्कार। नवनीत योगा यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि हमने यूजीसी नेट योगा 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उससे आगे के हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है कि गोमुखासन निम्नलिखित में से किसमें लाभप्रद होता है। गोमुखासन जिसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इनमें से किसमें लाभप्रद होता है? तो ये किस किस में लाभप्रद होगा? क्योंकि इसमें कमर सीधी रहती है, तो एक तो ये फेफड़ों के रोग में लाभप्रद होगा और एक ये पीठ दर्द में लाभप्रद होगा। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक कहा जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि ये रोग होता है सर्वाइकल, जो जहाँ पे हमारी सर्वाइकल हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये गर्दन के पीछे का क्षेत्र होता है जिसमें 7 हड्डियाँ हमारी सर्वाइकल की रहती हैं। तो उस रोग में कौन से आसन हमें नहीं करने चाहिए? तो कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए हमें? शशांक आसन और पादहस्त आसन हमें, यानी आगे झुकने वाले आसन, किसी प्रकार से जो सीधे रहते हैं वो आसन हमें नहीं करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव जनित रोग है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो तनाव जनित होता है, तनाव की वजह से होता है? तो इनमें एक तो सरदर्द, कॉमन सी बात है। हाई बीपी भी तनाव के कारण आपका रह सकता है, और डायबिटीज़ मेलिटस जो ओबेसिटी के बाद यहाँ पे होता है। इसमें ऑप्शन है नहीं, पर ये आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो ये भी इसकी वजह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि धनुरासन निम्नलिखित में से किन में निषिद्ध है? कि हमें धनुरासन किन किन में नहीं करना चाहिए। धनुरासन किन किन में नहीं करना चाहिए? धनुरासन बताया गया है कि हाई बीपी अगर आपका है तो आपको धनुरासन नहीं करना चाहिए, और एक किसमें है? हर्निया में। हर्निया में आपको धनुरासन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा किस में कर सकते हैं? विबंध में आप कर सकते हैं, और पेट का मोटापा, क्योंकि ये उदर को पतला करता है तो ये पेट का मोटापा कम करने में मदद करेगा, तो उसमें आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन डाल दिया है कि यौगिक अभ्यास में क्या होता है? थकावट होती है? जी बिल्कुल नहीं होती। अगला, कठोर व्यायाम सम्मिलित होते हैं? नहीं होते, आसान भी होते हैं। तो सीधा सा इसका आंसर क्या हो गया? मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित हैं और मन को शांति मिलती है। तो चलिए 26वें क्वेश्चन, ये तर्क और अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि इसमें केवल एक से काम नहीं चलता। इसमें एक वाक्य आपको दिया जाता है, आप समझना इसको, जिसको कहते हैं अभिकथन, और उस अभिकथन को पूरा करने के लिए एक तर्क दिया जाता है जो उससे रिलेटेड होता है। जैसे समझाने की मैं ट्राई करूँगा। यही क्वेश्चन बहुत कई बार गलत कर देते हैं। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता। करना क्या होता है, बेसिकली एक लाइन पढ़ो, उस लाइन से रिलेटेड अगर निचले की लाइन है तो उसको आप देखो। जैसे कि क्रिया योग से क्लेश की निवृत्ति होती है और समाधि की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। और साथ में क्या दे दिया कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान क्या है? क्रिया योग है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सही व्याख्या भी है, तो इसलिए आप इसका सीधा आंसर क्या कर देंगे कि दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। आगे आप और भी समझेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे कि बंध क्या होता है? बंध योग के शक्तिशाली साधन है। कि बंध क्या है? योग के शक्तिशाली साधन हैं। और आगे इसका तर्क क्या देते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के साथ बंध का उपयोग आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब साथ में आप जैसे ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ हमने बंध के बारे में पढ़ लिया। एक बार रुको, हमने एक बार क्या किया, इसमें बंध के बारे में पढ़ लिया, और इसमें बंध के साथ, बंध का तो ठीक था कि बंध क्या करता है? आनंद की प्राप्ति करता है, साथ में प्राणायाम डाल दिया। तो ये ऊपर वाली लाइन की सही व्याख्या नहीं हुई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बात तो ठीक कह रहा है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। समझ आ रहा है नहीं? लाइन दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, जैसे क्या कहा जाता है इसमें कि खनिज होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और खनिज पोषाहार के लिए आवश्यक हैं, उनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है। सूक्ष्म कह दिया तो कम मात्रा में आवश्यकता होगी, तो क्या होगा? सही तो है ही है दोनों। उसके साथ साथ क्या है? व्याख्या भी सही है। ये ठीक कर लेना आप। कई बार ना सेकंड ऑप्शन में दे देता है सही व्याख्या है, आप सोचोगे कि सीरीज़ में पहले हाँ देगा दूसरे में नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ लेना ऑप्शंस को, कई बार ऐसे भी हड़बड़ाहट में गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी से है। क्या क्वेश्चन देता है अगला 29वां क्वेश्चन, कि अंतराएं जो हैं वो योग साधना में बाधक होती हैं। अंतराएं योग साधना में
बाधक होती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। ये यहाँ पे उपविक्षेप की बात कर दी। किन की बात कर दी? विक्षेप सहभू की बात कर दी, यहाँ विक्षेप की बात कर दी। तो बात तो दोनों ठीक है, चित्त को भटकाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं बने। ठीक है, समझ आ गया? तो इस प्रकार ये क्या हो गया कि सही व्याख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर आ गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन करते हैं कि यौगिक विधि अपनाकर रोगों का प्रबंधन करना योग चिकित्सा कहलाता है। जी बिल्कुल कहलाता है। योग चिकित्सा निवारणात्मक होती है, उपचारणात्मक होती है और पुनर्वासात्मक होती है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बिल्कुल, क्योंकि योग चिकित्सा यहाँ पे आ गया और योग चिकित्सा के बारे में बता दिया यहाँ पे होती है, तो सही व्याख्या अपने आप बन गई। अगला क्वेश्चन, ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है जी, मानते हैं हम इस बात को। ताड़ासन से पेशियां अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आ जाता है, जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो पहले ताड़ासन के बारे में बता दिया और फिर ताड़ासन की फिजियोलॉजी बता दी, तो ये क्या हो गया? सही व्याख्या भी हो गई और दोनों कथन सही भी हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं कि यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया? फिर पूछेंगे जी गैरंड संहिता से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का काम बात कहाँ पे बताई गई है? आप कमेंट में बताना कहाँ कौन से इसमें बताया गया चैप्टर में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। और अगला क्यों कि ब्रह्म मुहूर्त के समय तर्क क्या देता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ना वातावरण शुद्ध शांत रहता है और चेतना के स्तर पर मन की कोई गहरी छाप नहीं पड़ती, विचार बिल्कुल शांत रहते हैं। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी इसकी सही है। नेक्स्ट करते हैं जी तैत्तिरीय उपनिषद। फिर से आ गया तैत्तिरीय उपनिषद, है ना, यजुर्वेद से है, जो कि उनके उद्भव के आधार पर व्यवस्थित करें। ये मैंने पहले ही सोल्व कर रखे हैं, मेरे पास ये बुक थी, तो इसलिए इसमें पहले से ही मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि में अन्न और अन्न का पुरुष। ये चार ऑप्शन हैं, सी डी बी। पृथ्वी, पृथ्वी का औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से पुरुष, क्या यहाँ पे वर्णन किया गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार सप्त भूमिकाएं। योग वशिष्ठ से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप नोट कर लेना। 2 क्वेश्चन योग वशिष्ठ से बनते ही बनते हैं आपके। जो सेकंड यूनिट श्रीमद प्रिंसिपल उपनिषद, उसके बाद श्रीमद भगवद गीता और योग वशिष्ठ है ना, तो इसमें क्रम में व्यवस्थित करना आता है। योग की ज्ञान की अवस्थाएं होती हैं, तो 7 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शुभेच्छा, विचारणा, तनुवांसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी बतानी है? कौन कौन सी बतानी है? शुभेच्छा, शुभेच्छा के बाद विचारणा, विचारणा के बाद तनुमांसा, तनुमांसा के बाद सत्वापति। अगली 3 यहाँ पे नहीं लिखी, कौन कौन सी है वो? असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा, ये 3 और हैं। ठीक है जी, चलिए आगे हम ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन को करने के लिए। संप्रज्ञात समाधि, बिल्कुल आसान। ये किससे क्वेश्चन है आप बताएंगे ना? किससे क्वेश्चन है? संप्रज्ञात समाधि यानी पातंजल योग दर्शन से हैं। उसमें संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम करना। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, यानी ऑप्शन पहले से इसमें गिवन है डी ऑप्शन, इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आगे भाई? नादानुसंधान की अवस्थाएं, इनको आप कहीं से भी लगा सकते हो, विशेषकर हट प्रदीपिका में वर्णित है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं क्रम में सही व्यवस्थित हो जाएंगी? आरंभ अवस्था, फिर घट अवस्था, फिर परिचय अवस्था और फिर निष्पत्ति अवस्था। 4 अवस्थाओं का इसमें वर्णन है ना। उसके बाद घेरंड संहिता के अनुसार सप्त साधन शोधनम दृढ़ता स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य दप सप्त साधनम आसनेन भवे दृढ़म। पहले क्या आएगा? आसन। षटकर्मणा शोधनम तो ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुद्रा स्थिर्या च, मुद्रा से क्या आती है? स्थिरता आती है। प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षात्मन है। तो हमें तो चारों में ही खेलना है ना, तो 4 ऑप्शन ये क्या क्या बन गए? पहले पे क्या आएगा? आसन, दूसरे पे क्या आएगा? मुद्रा, तीसरे पे प्रत्याहार, चौथे पे प्राणायाम। ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। अगला, ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए 6 ऋतुएं हमारी होती हैं। सबसे पहले हेमंत, दूसरे पे शिशिर, तीसरे पे वसंत, उसके बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद। ये 6 ऋतुएं होती है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन में क्या बन जाएगा? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। चलिए ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं कि एक क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से दिया गया है कि किस योगी ने कौन सी बुक लिखी। जैसा कि आपको विदित है, क्वेश्चन आंसर वाली बुक है ये, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद जी ने।
हठ रत्नावली श्रीनिवासा जी ने, पिछली वीडियो में वर्णन भी मैंने किया था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति पूरी तरह से साइंटिफिक रूप में 5x5 25 के रूल करके चीज़ों को समझाया है गोरक्षनाथ जी ने। सिद्ध सिद्धांत पद्धति और हठ प्रदीपिका बहुत ही मुख्य ग्रंथ है हठ योग का, स्वात्माराम योगी जी ने जिनको ने लिखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद किसने योगा की कौन सी टेक्निक दी किन योगी जी ने? विवेकानंद जी नव्य वेदांती के रूप में, बुद्ध ने विपස්සना ध्यान, अरविंद ने समग्र योग और महेश योगी भावातीत ध्यान ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से योग दर्शन से आ रहा है आपके बीच कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन इनके बारे में बताया गया। जब वासनाओं की अनादिता महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये पूछते हैं कि इनका संग्रह कहाँ होता है, इनका कारण क्या है, तो इनका हेतु होता है क्लेश कर्म आदि। इनका हेतु क्या होता है? क्लेश। फल क्या होता है इनका? जाति, आयु और भोग, या तो जन्म, आयु और भोग। आश्रय कहाँ होता है? इच्छाओं का, वासनाओं का संग्रह कहाँ होता है? चित्त में। और किसके द्वारा आलंबन होते हैं? शब्द आदि विषयों से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला धोती के बारे में बताया गया है कि कौन सी धोती किससे रिलेटेड होती है। ये क्वेश्चन आपका गेरंड संहिता से है, पहले ही चैप्टर से, षटकर्म से। षटकर्म में भी कि वारिसार धोती किसके अंतर्गत आती है? वारिसार धोती अंतर धोती के अंतर्गत आती है। वस्त्र धोती हरित धोती के, क्योंकि वस्त्र धोती हरित धोती में 3 आती है, वमन, दंड और हरित धोती जब करेंगे ना, वमन, दंड और वस्त्र, ये 3 रहती हैं। न्योली किस में आती है? जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, सीधी सी बात है। बड़ी आंत से रिलेटेड, गुदाद्वार से रिलेटेड क्या है? जो एनस पॉइंट जो आपका होता है नल कैनल, तो वो वस्ती प्रक्रिया क्रिया जो होती है षटकर्म, इनसे रिलेटेड होती है। और आपके लिए मैं एक और चीज़ बता दूं, इम्पोर्टेंट है, इनका क्रम पूछा जाता है। हठ प्रदीपिका में षटकर्मा का जो क्रम है ना, धोती, मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ, क्या है? धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। और घेरंड संहिता में क्या है? धोती, वस्ती, नेति, नौली, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये और हठ प्रदीपिका में क्या है? धोती, वस्ती, नेति, यहाँ तक ठीक है। आगे त्राटक आगे आ जाता है और न्योली और कपालभाति। ठीक है, ये इनके प्रकारांतर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो आ भी जाएगा। ये क्वेश्चन थे। उसके बाद आता है आपका 43 चक्र, बहुत ज़बरदस्त ये भी आपका घेरंड संहिता में पीछे दिया गया है। निरंजनानंद जी बिहार स्कूल ऑफ योगा से है जो। कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें, एक बार इसको नीचे कर लूँ मैं थोड़ा सा, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ पे आपका, नीचे से शुरू करते हैं। चलो, स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ है? जननांगों का मूल प्रदेश। मणिपुर चक्र, नाभि प्रदेश। विशुद्धि चक्र, कंठ प्रदेश। अनाहत चक्र, हृदय प्रदेश। और आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में, है ना। तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद कौन सा रस, षड्रस है ना, मधुर रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। कितने होते हैं? मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 होते हैं। मधुर क्या करता है? मधुर जो रस होता है, मीठा जो रस होता है, वो क्या करता है? वात और पित्त को घटाता है। अगर आप मीठा आहार या मधुर रस लेते हैं तो क्या होगा? वात और पित्त को घटाएगा। अमल यानी खट्टा क्या करेगा? वात को घटाएगा, केवल वात को। कटु क्या करेगा? कफ को घटाएगा। और कषैले पित्त और कफ दोनों को घटाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। षड्रस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं पक्का बनाऊंगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। पवन मुक्तासन, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें बताया गया है कि पवन मुक्तासन, ये पूछा गया कि कैसे, कौन से, किस प्रकार से आसन किए जा सकते हैं। तो ये करते हैं हम इन चीज़ों के बारे में कि कौन सा आसन कैसे किया जाता है। तो चलिए, पवन मुक्तासन कैसे किया जाता है? सीधी सी बात है, पीठ के बल लेटकर। पश्चिमोत्तानासन बैठकर किया जाता है। दंडासन में जाते हैं फिर हम। भुजंगासन पेट के बल लेटकर किया जाता है। और कटी चक्रासन खड़े होकर किया जाने वाला आसन है, हम कटी को घुमाते हैं। चलिए, उसके बाद आपको इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब ये होता है ना, 30 मार खान भी मार खाते हैं। ये वो 5 क्वेश्चन हैं। आपको मैं बता दूं, इन 5 क्वेश्चनों में आपको अपना दिमाग लगाना नहीं होता है। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि योगी है ना, सावधानी में नहीं रहेगा तो वो मार खा देगा फिर, है ना। नेट जेआरएफ से थोड़ा चूक जाएगा। और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उस हिसाब से देने हैं। तो क्या है
कि प्राणायाम अष्टांग योग का चतुर्थ चरण है, ऐसे ऐसे करके आप पढ़ लेना। जैसा जैसा इसमें दिया गया है तो क्या है, आयाम शब्द का क्या अर्थ होता है, आयाम शब्द का अर्थ होता है, जैसा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, आयाम शब्द का अर्थ क्या होता है, नियमन। ऑप्शन में नियमन है तो ऑप्शन में लगा देंगे। प्राणायाम के पूर्व प्राणायाम के अभ्यास की सलाह कब दी जाती है, कि प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है कि कब किया जाना चाहिए, आसन में सिद्धि के पश्चात किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर लिखा है आसन में सिद्धि के प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए। प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार क्या कहा जाता है, चतुर्थ प्रकार क्या कहा जाता है, निर्बीज प्राणायाम कहा जाता है, जो ये आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। चतुर्थ प्रकार निर्बीज प्राणायाम कहा जाता है। यह काफ़ी सहज होता है, 2 लाइन आगे निपटा के दिया गया है ये। चलिए उसके बाद क्या कहा जाता है भाई, प्राणायाम निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है, प्राणायाम किसका प्रवेश द्वार है, धारणा का प्रवेश द्वार है, क्योंकि प्राणायाम धारणा सूच योग्यता मन से, वहाँ से ये चीज़ दिया गया है, धारणा का प्रवेश द्वार है। तो चलिए अष्टांग योग का चतुर्थ चरण क्या है, अष्टांग योग का चतुर्थ चरण प्राणायाम है ना। ये भी आपको यहाँ कहीं मिला दिख जाएगा। प्राणायाम के बाद योग का अगला चरण प्रत्याहार होता है, और क्लियर है अष्टांग योग का चतुर्थ चरण होता है, इसमें आपको क्लियर ये लिखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जितने आसान होते हैं इतने ही ये क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ऐसे ऐसे आपके ना, इसमें से एक है, 2017 में एक आता था, अब आपके 2 आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आपके केवल और केवल पैराग्राफ के आते हैं सेकंड पेपर में, यानी 20 नंबर सीधे। उन 20 नंबर में जिन्होंने बिल्कुल आसानी से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर लिया, जो उसमें लिखा हुआ है उसको उस हिसाब से आंसर दे दिया, तो वो पार हो जाएगा। जिसने अपना दिमाग लगा लिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा पढ़ा था, उस चीज़ के लिए वो नहीं होगा, क्योंकि ये तार्किक अभिक्षमता वाले क्वेश्चन होते हैं। साफ साफ यहाँ लिख के देता है, गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए 2017 की ये हमारा पूरा हो चुका है। इसी वर्ष में एक और एग्ज़ाम हुआ था, उसमें शायद 70 क्वेश्चन थे, इसमें पहले 50 आते थे, क्योंकि आपके 3 एग्ज़ाम हुआ करते थे ना, तो इनमें आज में आपका यही दूसरा पूरा क्वेश्चन पेपर ट्राई करेंगे। ज़्यादा लंबी थोड़ी वीडियो बन जाती है तो देख लेना, क्योंकि बार बार पार्ट स्किप करने से अच्छा है एक ही बार में करें। आप मुझे राय भी दीजिएगा कि हम कैसा करें। तो चलिए आप सभी को मेरा नमस्कार, पढ़ाई में लगे रहें और इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। नमस्कार आप सभी को, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जितने भी हमारे अध्ययन करने वाले छात्र हैं योगी, उनके पास इसको ज़रूर शेयर करें। नमस्कार आप सभी को।